हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्या ओ सादीनारा किसने लिखा है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है इस कहानी को। इसका पहला प्रश्न क्या है, धागर शब्द का क्या अर्थ है। जो धागर शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो ओराव भाषा में धागर का शब्द का अर्थ होता है क्या, तो भारे का मजदूर। ओराव भाषा में धागर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भारे का मजदूर क्या होता है। तो आप भली जानते हैं कि मजदूर क्या, जो काम करते हैं, छोटे मोटे जो मध्यम वर्ग होते हैं उससे भी जो होते हैं नीचे वाले जो आदमी होता है जो काम करता है। जैसे हम बताते हैं यहाँ से जाता है कोई दूसरे यहाँ काम करने, उसे मजदूर ही बोला जाता है। मजदूरी करने वाला मजदूर कहलाता है। वे लोग आदिवासी जाति के, क्या बोला है, तो वे लोग कौन लोग, तो वे लोग आदिवासी जाति के ओराव, मुंडा, लोहार आदि के वंशज है, जिन्हें 18वीं शताब्दी के अंतर्गत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार से कहाँ से उठा के लाए थे, तो दक्षिण बिहार से छोटा नागपुर से, दक्षिण बिहार के कहाँ से, तो छोटा नागपुर से कहाँ लाए थे, चंपारण के इलाके में लाए गए थे। कहाँ लाया गया था, तो चंपारण के इलाके में लाया गया था। धागर आपस में मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ क्या बोलते हैं, भोजपुरी तथा मेदेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मेदेसी बोलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है। इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का अर्थ है परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया से, आपस में घुल मिल जाना। जैसे हम नमक पानी को मिलाते हैं तो उसमें नमक गायब हो जाता है, उसी को प्रक्रिया माने वैसा ही प्रक्रिया को बोलते हैं। चंपारण का इतिहास अपने में उनके संस्कृतियों को समाहित किया हुआ 12वीं शताब्दी में कर्नांत वंश के प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसके फलस्वरूप सुंदर दक्षिण भारत का रक्त तथा संस्कृति इस प्रदेश की निधि बन गई। परस्पर इस प्रक्रिया का घुल मिल जाना ही इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का अर्थ है। अगला प्रश्न क्या है, ओ सादीनारा किस नदी के लिए कहा गया है। ओ सादीनारा किस नदी के लिए कहा गया है, तो ओ सादीनारा गंडक नदी के लिए कहा गया है। किस नदी के लिए कहा गया है, तो गंडक नदी के लिए ओ सादीनारा का प्रयोग आया है। लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर ओ सादीनारा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी की आधार बनकर उसके किनारों की संस्कृति और जीवन प्रवाह के अंतर्गत झांकी पेश करते हैं, जो स्वयं गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम विश्वविद्यालय के क्या थे, तो शिक्षक थे। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। पुंडलिक जी कौन थे, तो क्या थे, तो आश्रम के क्या थे, शिक्षक थे। उनका व्यक्तित्व तेजपूर्ण था। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 ईस्वी में बुलाया था, आश्रम विश्वविद्यालय में शिक्षा देने और गांव के लोगों का भयारोहण के लिए। पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े निर्भीक पुरुष थे। वे भितिहारवा में क्या करते थे, तो भितिहारवा में लगभग रहे और फिर अंग्रेजों सरकार ने उन्हें जिले से क्या कर दिया, तो निर्वासित कर दिया। लेकिन फिर भी वे हर 2 या 3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाते थे।
क्या करते थे, 2-3 साल में अपने पुराने क्या को जगह को देखने आ जाते थे। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, चौर और मन किसे कहते हैं। चंपारण में क्या है, तो चंपारण में गंधक के दोनों ओर क्या है, दोनों ओर विभिन्न के ताल दिखाई पड़ते हैं, कहीं उथले तो कहीं गहरे। इन तालों को ही चौर और मन कहते हैं। चौर उथले ताल को कहते हैं जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में क्या होते हैं तो कम हो जाता है तथा इसमें खेती भी होती है, जबकि मन विशाल और गहरे ताल है। जब गंडक नदी में बाढ़ आती है तो अपने पथ को बदल लेती है, जिससे पुराने पथ और चौर तथा मन बन जाते हैं। और चौर तथा मन में मुख्य यह अंतर है कि मन चौड़े की अपेक्षा अधिक गहरे होते हैं। जो मन होता है चौड़े की अपेक्षा क्या होता है तो अधिक गहरा होता है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ से प्रचलकता के बढ़ने का क्या कारण है। और पूछा जाए कि हाँ क्या कि चंपारण में बाढ़ आने का क्या कारण है मुख्य, तो चंपारण में क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रचंडता का कारण मुख्य कारण यह वृक्षों की कटाई एवं अत्यधिक वर्षा। यहाँ पर क्या होता है तो वृक्ष जंगल रहबे नहीं करेगा तो पानी आए रोकेगा कौन। यहाँ पहले घने जंगल थे जिसमें पानी वृक्ष की जड़ में रुक जाता था, लेकिन आज चंपारण में वृक्षों की काटकर अधिकांश भूमि कृषि युक्त बना दी गई है। पहले वृक्ष नदी के धाराओं की गति को भी संतुलन करने का काम करते थे, लेकिन क्या, लेकिन अब वृक्ष के काटने से बाढ़ का प्रचंडता जैसी विषम स्थिति में क्या हो गई है तो उत्पन्न होती है। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित की। गांधी जी का विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने चंपारण के 3 गांवों बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विश्वविद्यालय स्थापना किया तथा कुछ निष्ठावान एवं योग कार्यकर्ताओं को गांव में तैनात किया। गंगा नदी पर पुल बनने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। दक्षिण बिहार के ब्रिटिश विद्रोही विचारों का असर चंपारण के क्षेत्र में फैलने से बचने के लिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। चंपारण में नीलहारे गोरे किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दक्षिण बिहार का क्रांतिकारी विचार इस क्षेत्र में अन्य जगह पर फैले, क्योंकि इससे अंग्रेजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसलिए तत्कालिक शासन ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और चंपारण के क्षेत्र में गोरे नीलहाओं का राज ब्रिटिश साम्राज्य के छत्रछाया में पनपता रहा। गांधी जी ने शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श बहुत ही सरल एवं स्पष्ट था। वे किसी तरह से नपे फूले पाठ्यक्रम को नहीं अपनाना चाहते थे। वे वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक और हेत मानते थे। जिस अपने प्रयोगों में गांधी जी का वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते थे और दोषों से बचते थे। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे ऐसे
पुरुष और महिलाओं के संपर्क में न आए, जो संस्कृति और निष्ठुक चरित्र वाले हो। अक्षर ज्ञान हो तो उद्देश्य की प्राप्ति एवं साधन मात्रक है। गांधी जी जीविका के लिए नए नए साधन सिखाने के इच्छुक बच्चों के लिए औषधिक शिक्षा के पक्षधर थे। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करने में उसका उपयोग अपने पेशे, कृषि और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेज नीलाहा किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीलहारे किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया तथा बाद में इससे मुक्त करने के लिए मोटी रकम वसूली गई। अगला प्रश्न क्या है? थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारुओं की कला मूलतः उनके दैविक जीवन का अंग है। उनकी गृह कला अनुपम थी। थारुओं की गृह सामानों में उनकी कला और सौंदर्य की झलक मिलती है। जिस पत्र में धान रखा जाता है वह सिक्का का बनाया जाता है तथा सिक्के की रंग बिरंगे टोकियों के किनारे सीप की झालर कर लगाई जाती है। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए लगाए जाने वाले दीपक की आकृति भी कला पूर्ण होती है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उसमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है। धावल सीपों और बीज विशेष से बनाए जाने वाले आभूषण थारुओं की संस्कृति का झलक दिखलाते हैं, जिसका उदाहरण लेखक ने नववधु के अपने प्रियतम को कलेऊ जलपान कराने के संदर्भ में क्या लिखा है? झनकृत होने वाले बेनियों से दिया है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में किन दो सिखों का उल्लेख लेखक ने किया है? गांधी जी चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किन दो सिखों का उल्लेख किया है? लेखक ने किया। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में जिन दो सिखों का उल्लेख लेखक ने किया वह है निर्भीकता और सत्यता का आचरण। निर्भीकता जीवन का एक महत्वपूर्ण आचरण है। सत्य के लिए निर्भीकता निहायत जरूरी है। इसके साथ ही सत्य का आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना तथ्य के बात कहना अफवाह उड़ाना है। गांधी जी किसी भी बात को परखते और सत्यता का जांच करते थे, फिर उसका उचित निष्कर्ष निकालते थे। वर्तमान समय के लिए गांधी जी ने ये दोनों सीखें बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज के समय लोगों बिना कुछ सोचे समझे किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उन पर पड़ता है। अब लास्ट है, ओ सादीनारा पात में आए नौका विहार प्रसंग का वर्णन करें। जगदीश चंद्र माथुर यात्रा वृत्तांत ओ सादीनारा के में लेखक द्वारा वर्णित नौका विहार प्रसंग अत्यंत मनमोहक और जीवंत है। बेतिया नगर में लगभग 5 मील की यात्रा के पश्चात लेखक सरया मन के किनारे पहुंचा। यहाँ विशाल तल, बीच में द्वीप और 3 और जल राशि थी। फिर यह नौका विहार को निकले, जिसका जल बहुत ही स्वच्छ था। चांद की शीतल छाया कभी कभी नौका पर पड़ रही थी। सरया मन के किनारे जामुन के बहुत से वृक्ष लगाए गए थे, जिसका फल सरया मन में गिरता था और इससे जल का वैदिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहा था, अर्थात सरया मन का जल इससे स्वास्थ्यवर्धक बनता था। बेतिया नगर के अनेक बीमार लोग इस जल के घर में